नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के खास कार्यक्रम दास्तान कामयाबी में। आज हमारे साथ में जो शख्सियत है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ में RS 2016 बैच के टॉपर श्रीमान सचिन यादव जी। स्वागत है सचिन जी आपका हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद अजय जी। तो सचिन जी, आपके कामयाबी के सफ़र पे चलने से पहले मैं एक बार आपको कुछ साल पीछे ले जाना चाहूँगा। आपके शैक्षणिक बैकग्राउंड के बारे में, किस प्रकार का आपका बैकग्राउंड रहा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। अजय जी, मैं बताना चाहूँगा, बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैं शुरुआत से ही हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा मेरे गांव में ही हुई है। और चूँकि मैं अबाउ दैन एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ तो 11वीं कक्षा में मैं साइंस बैकग्राउंड चूज़ किया और उसके बाद फिर जैसा कि उस समय ट्रेंड चल रहा था, जो भी साइंस का विद्यार्थी रहा हो वो आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा में गया। उसी के साथ हम भी सब गए और वहाँ जाने के बाद जब मैंने आईआईटी की तैयारी की और तैयारी के बाद आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया, RPET का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन मुझे किसी भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली उस समय। और फिर यहाँ जयपुर में मैंने किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में RPET के थ्रू एडमिशन लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैंने बीटेक पूरी की। जी, तो सचिन जी, आपने बताया कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हुई, आपने बीटेक किया, तो इसके बाद में आपने आरएस के लिए सोचा। तो कौन कौन सी चुनौतियां थी जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आरएस के सफ़र में आपके सामने आई। जी, चूँकि RS और IAS की एग्ज़ाम है, उसमें ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट और क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और चूँकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है जी, तो सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे बैकग्राउंड को लेकर थी कि मैं साइंस से आर्ट्स की तरफ आ रहा हूँ, तो बिल्कुल नया था मेरे लिए सब। और जब ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने आई तो मैंने सबसे पहले पुराने पेपर्स निकाले RS IAS के, उसके बाद सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद फिर मैंने तैयारी की शुरुआत की और शुरुआती दौर में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर मैंने इंटरनेट की मदद ली और यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियोस देखे, क्या क्या मुझे सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, इन सब की जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद फिर मैंने तैयारी की शुरुआत की। तो सचिन जी, आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात की। आपने बुक लिस्ट कहाँ से चयन की, कौन सी बुक लिस्ट थी आपकी, और आपने जो टाइम टेबल सेट किया उस टाइम टेबल के बारे में आप बताइए। किस प्रकार से आपने सिलेबस को कवर करने के लिए, उन बुक्स को पढ़ने के लिए क्या टाइम टेबल आपने बनाया, कैसा आपका सेट रहा। जी, सबसे पहले तो मैंने बुक लिस्ट इंटरनेट के माध्यम से और टॉपर्स से बातचीत करके मिल के और टॉपर्स के वीडियोस देख के तैयार की। उसके बाद फिर मैंने पिछले पेपर्स और जो वर्तमान में जो सिलेबस है उसके आधार पर मेरा टाइम टेबल सेट किया और टाइम टेबल को इस प्रकार सेट किया कि उसको घंटों के हिसाब से ना बांटकर टॉपिक्स में बांटा। सिलेबस का एनालिसिस करते हुए उसको घंटों के हिसाब से ना बांट के टॉपिक्स में बांटा। उसके बाद फिर मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे एक दिन में इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक पढ़ना है और दूसरे सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद फिर मुझे एक हफ्ते के अंदर ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद मुझे 1 महीना और 2 महीने का जो टारगेट था वो सेट किया। उसके बाद जो भी मैंने टारगेट सेट किए वो सब कवर करके और फिर इस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की। जी, तो आपने टारगेट ओरिएंटेड स्टडी की बात की। काफ़ी टाइम से कॉल्स भी आते हैं, मेल्स भी आते हैं, जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाकई घंटे मैटर करते हैं। इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा की एग्ज़ाम है, उसके लिए कितनी ड्यूरेशन पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये चीज़ मैटर करती है या फिर आपके इसमें क्या विचार है। जैसा कि मैंने आपको बताया अजय जी, घंटों के हिसाब से पढ़ना मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं मानी जा सकती। और हालांकि हो सकता है कुछ लोगों का व्यूज अलग हो और उन्होंने घंटों के हिसाब से पढ़ाई की हो, पर जो मेरी स्ट्रेटेजी रही और जो मेरी प्लानिंग रही उसके हिसाब से मुझे टॉपिक्स के हिसाब से
अपने टाइम को डिवाइड करना, वो ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी लगी, क्योंकि वो काफ़ी कारगर रही और मुझे काफ़ी उससे मदद मिली और परिणाम आप सबके सामने। जी बिल्कुल। तो सचिन जी, आपका रिजल्ट न केवल मुझे बल्कि राजस्थान में लाखों विद्यार्थी जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है, लाखों विद्यार्थियों के आप प्रेरणा स्रोत हो। एक क्यूरियोसिटी है मन में, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपको पता चला कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2016 के आप टॉपर हो, आपने सेकंड रैंक अर्जित की है। तो उस वक्त क्या मन में था, कैसी प्रतिक्रिया थी, ये मैं ही नहीं काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं भी वो दिन कभी नहीं भूल सकता। 17 अक्टूबर 2017, जब दिन में ये चर्चाएं चल रही थी कि आज हमारा परिणाम आने वाला है, और मेरे पापा सुबह से टीवी के सामने बैठे हुए थे, न्यूज़ देख रहे थे, और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा हमें। सुबह से चर्चाएं चल रही थी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जी। आएगा। और 3 बजे के बाद फिर मैं और भैया ऊपर, क्योंकि दिवाली का टाइम था, और मैं और भैया ऊपर लाइटनिंग सेट करने के लिए ऊपर गए हुए थे, और शाम के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उस समय नतीजा निकला हमारा, और पापा ने मुझे नीचे बुलाया, तो मैं और भैया नीचे गए। नीचे जाने के बाद हम सब लोग टीवी देखने लगे, और पापा ने बताया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, देखो। फिर मैंने वेबसाइट चेक की आरपीएससी की, और उसमें पीडीएफ में रिजल्ट आया हुआ था, और पापा ने बताया कि तेरी सेकंड रैंक आई है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने बोला कि मैं देखता हूँ एक बार। फिर जब मैंने मेरा रिजल्ट देखा, तो उस पीडीएफ फाइल में मेरे रोल नंबर 7वें 8वें पेज के पर थे जी। और उसके आगे 2 लिखा हुआ था। और मैंने पापा को कहा कि पापा, मुझे तो लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, क्योंकि 7वें 8वें पेज पर मेरा रोल नंबर था। तो पापा ने कहा कि नहीं, हो सकता है तेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि अभी टीवी पे पट्टी चल रही थी भवानी सिंह, हाँ, उसमें क्या टॉप 10 की लिस्ट डाल रहे थे आरपीएससी मेंबर्स, उन्होंने लिस्ट डाली थी। उसमें टॉप 10 की लिस्ट में भवानी सिंह पाली प्रथम स्थान और सचिन यादव जयपुर द्वितीय स्थान, ऐसी पट्टी चल रही थी। तो मैं वापस पीडीएफ के फ्रंट पेज पे गया जी। तो पहले वाले पेज पे ये लिखा हुआ था रोल नंबर विद मेरिट नंबर। फिर मैं वापस उस 7वें 8वें पेज पर गया जिसमें मेरे रोल नंबर थे और आगे 2 लिखा हुआ था। तो पहले तो मुझे कैटेगरी समझ में आ रही थी वो कि मेरी कैटेगरी हो सकती है, पर जब मैंने वो फ्रंट पेज देखा और उसमें रोल नंबर विद मेरिट नंबर लिखा, तो फिर मुझे थोड़ा विश्वास होने लगा कि हो सकता है सेकंड रैंक आई हो। तब तक क्या हुआ, वो पट्टी जा चुकी थी जी। तो फिर हम सब बाकी घर वाले भी आ गए थे, मम्मी, दीदी और बाकी सब घर वाले आके और उस कमरे में टीवी देखने लग गए। फिर वो पट्टी दोबारा चली, भवानी सिंह पाली प्रथम स्थान और सचिन यादव जयपुर द्वितीय स्थान। तब जाके सबको यकीन हुआ कि हाँ, मेरा दूसरा स्थान आया है और मैंने आरएस 2016 की परीक्षा को टॉप किया है। उसके बाद सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। सबकी आंखों में आंसू आने लगे, और ये जो अविश्वसनीय सफलता मिली है जी, वो काफ़ी सुकून देने वाली रही। मेरे संघर्ष को एक परिणाम मिला जी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ इसी प्रकार से सचिन जी ने दृढ़ निश्चय, मेहनत और लगन के साथ में तैयारी की, और आज उसका नतीजा है कि सचिन जी आरएस 2016 बैच के टॉपर हैं। हमने सचिन जी से जाना कि क्या होती है आरएस टॉपर होने की अनुभूति। तो सर, इस सफलता के पीछे आप किन्हें श्रेय देना चाहते हैं? इतनी बड़ी सफलता आपने अर्जित की, कौन से वो फैक्टर थे, कौन से वो लोग थे जो आपकी सफलता के पीछे हमेशा आपके साथ खड़े थे? अजय जी, जब मेरा परिणाम आया उस समय सबसे पहले मुझे मेरे पिताजी की बात याद आई, जब उन्होंने कहा था कि तुझ में काबिलियत है, प्रतिभा है, और जब इतनी क्षमता है तो आरएस की तैयारी की शुरुआत कर, और उसमें मेरा विश्वास है कि तुझे निश्चित ही सफलता मिलेगी और तू टॉप भी कर सकता है जी। उसी समय मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने पापा को गले लगाया
और कहा कि पापा आपकी वो बात आज सच हो गई है जी। जब आपने उस दिन कहा था। जी, एक पिता के लिए भी काफ़ी गौरवशाली पल रहा होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी। और इसी के साथ साथ मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे माता पिता और मेरे सभी मित्र जिन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया और मेरी हौसला अफजाई की। और जब मैं निराशा और हताशा में था उस समय मेरा इन सभी ने बहुत साथ दिया। तो दोस्तों, हमने RS टॉपर सचिन जी के बारे में जाना, उनका जो संघर्ष है, उनकी संघर्ष से सफलता तक की कहानियों के बारे में चर्चा की सचिन जी की जुबानी में। सचिन जी, लाखों विद्यार्थी हैं जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार आपने ये जो त्रिस्तरीय परीक्षा है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू है, आपने किस प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया, और जो मुख्य परीक्षा है, जो जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का मुख्य आधार माना जाता है, उसमें आपने क्या रणनीति अपनाई, किस प्रकार से आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में सोचा, क्या क्या आपने टिप्स फॉलो किए इसके लिए? अजय जी, बिल्कुल ये त्रिस्तरीय परीक्षा है जिसमें प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार 3 चरण होते हैं, और तीनों चरणों के लिए अलग अलग रणनीति का इस्तेमाल किया मैंने। और जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें मैंने ये एनालिसिस किया कि मुख्य परीक्षा का 40% भाग प्रारंभिक परीक्षा कवर कर लेती है। जी जी। उसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की मैंने जी। उसमें मुख्य परीक्षा के कुछ पहलुओं को भी जोड़ा, जिससे मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है, जो प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद ज़्यादातर विद्यार्थी शुरुआत करते हैं जी। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो ये सोचते हैं कि पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करेंगे, जो मेरे नज़र में एक गलत रणनीति मानी जा सकती है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद और उसका नतीजा आने के बाद और मुख्य परीक्षा होने तक विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कम समय बचता है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। तो मैंने सबसे पहले तो ये रणनीति अपनाई कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा का कुछ भाग 40% तो प्रारंभिक परीक्षा कवर करती है, उसके साथ साथ जो बचा हुआ पोर्शन है 60%, उसमें से 10-20% और कवर किया मैंने। उसमें मेरा जो मुख्य ध्यान रहा वो फोकस मुख्य परीक्षा के 4th पेपर पे रहा, हिंदी और अंग्रेजी। उसमें मैंने सबसे पहले अंग्रेजी की शुरुआत की, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरा अंग्रेजी बैकग्राउंड रहा नहीं इतना। और 4th पेपर में 40% वेटेज इंग्लिश का होता है जी। और चूँकि हम राजस्थान के हैं रहने वाले और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो सभी का वो अंग्रेजी बैकग्राउंड कमज़ोर होता है, इसलिए फिर मैंने सबसे पहले अंग्रेजी की शुरुआत की। और उसके लिए मैंने अपनी वोकेबलरी को डेवलप किया। वोकेबलरी को डेवलप करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़े इंग्लिश वाले, उसके साथ साथ मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए एक डिक्शनरी भी साथ में रखी, और जो न्यूज़पेपर में मुझे वर्ड नहीं आता उसको मैं एक कॉपी में लिख लेता। कॉपी में लिखने के बाद ऐसे मैंने 15 से 20 वर्ड्स डेली के लिखने शुरू किए जी। और उनका हिंदी में अर्थ लिखता मैं। हिंदी में अर्थ लिखने के बाद फिर वो जो मैंने इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ा या कोई पैराग्राफ पढ़ा उसमें अप्लाई करने की कोशिश करता। ऐसे करते करते मैंने 4 से 5 महीने में मेरी इंग्लिश की वोकेबलरी काफ़ी अच्छी डेवलप कर ली और काफ़ी वर्ड्स मुझे आने लगे, और फिर मुझे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई समस्या नहीं आई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी भी रखनी चाहिए साथ के साथ, क्योंकि आपको इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप मुख्य परीक्षा की संपूर्ण रूप से तैयारी कर सकें प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद। तो सबसे पहली रणनीति तो मेरी यही रही कि मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभिक के साथ साथ की जाए। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक छूट गए थे वो प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद ही मैंने रिजल्ट का इंतज़ार किए बिना शुरुआत कर दी थी, और उसका मुझे काफ़ी अच्छा नतीजा मिला। और जब मुख्य परीक्षा हुई तो उस समय तक मेरे 90% तक सिलेबस कवर हो चुका था, और बाकी सिलेबस भी मैंने कवर कर लिया, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम डेट 2 बार बढ़ी थी। पहले दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली थी, उसके बाद जनवरी में डेट गई, उसके बाद फाइनल में मार्च में जाके हमारी एग्ज़ाम हुई। और उस समय में काफ़ी समय मिल गया तैयारी करने का, और मैंने अपनी तैयारी में काफ़ी धार दी, और जो मेरे टॉपिक्स
कमज़ोर थे, जिनमें मैं कमज़ोर था, उनकी मैंने अच्छे से तैयारी की। इसमें मतलब मैंने बिल्कुल ढिलाई नहीं बरती। जी जी। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस माना जाता है मुख्य परीक्षा का मजबूत आधार। जी। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे किया आपने? किस प्रकार से एक आंसर, एक इफेक्टिव आंसर, जैसा कि मैं आपके मार्क्स देख रहा था, हाँ। आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे मेंस में, बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ बाकी सब विद्यार्थियों के लिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि एक इफेक्टिव आंसर कैसा लिखा जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जाए, और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे की जाए? जी बिल्कुल। मैंने जब तैयारी की शुरुआत की, उस समय मैंने जब देखा कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जी बिल्कुल। ऐड होके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो फिर मुझे पता लगा, तो मैंने मेंस तैयारी पे ज़्यादा वेटेज देना शुरू कर दिया। और जो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए मैंने सबसे पहले मेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखे, पिछले 5 साल के। जी। उन पेपर्स का एनालिसिस किया और उसमें जो 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्दों में डिवाइड कर रखे थे जी। आंसर्स, क्वेश्चंस, उनके आंसर्स फ्रेम करने के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक से जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स थे, जी। उनमें हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने 50 से 100 शब्द लिखना शुरू किए जी। और मैंने अलग से नोट्स बनाए उनके लिए। और उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और टेस्ट दिए, और किसी भी टेस्ट में मैं एब्सेंट नहीं रहा, चाहे मेरी उस टेस्ट के लिए तैयारी रही हो चाहे ना रही हो। उसके अलावा भी जो टेस्ट जब हमारा होता, उससे पहले जब हम तैयारी कर रहे होते तो उस टेस्ट के अलावा या जो सब्जेक्ट का पेपर था उसके अलावा भी मैं उससे उसके आगे वाला जो पेपर था उसकी तैयारी भी साथ साथ रखता। तो जब मैं टेस्ट दे के आता और अगले वीक हमारे रिजल्ट आते टेस्ट के, तो उन रिजल्ट के बाद जो हमारी कॉपी आती उसमें मैं उसका एनालिसिस करता कि मेरी गलती कहाँ हुई और मेरी तैयारी में कहाँ कमी रही और मुझे किन किन टॉपिक्स पे और ज़्यादा फोकस करना है जिनमें मैं कमज़ोर हूँ। तो इस तरह जब टेस्ट दे के आया और राइटिंग प्रैक्टिस की, घर पे भी मैं क्वेश्चंस लिखता खुद से और खुद से ही आंसर लिखता और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनको दिखाता, और वो जो जो इम्प्रूवमेंट बताते वो सब मैंने इम्प्रूवमेंट किए। उससे फिर मेरे जो आंसर्स थे उनमें इम्प्रूवमेंट आया और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने लगे। हालांकि शुरुआत में मैं कमज़ोर ही रहा और मेरी रैंक भी काफ़ी नीचे रहती थी जब परिणाम आते थे, पर धीरे धीरे मैंने अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और फिर मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लग गए बाद में। तो मैं आप विद्यार्थियों को यही बताना चाहता हूँ कि कोचिंग भी बहुत से लोग करते हैं और टेस्ट सीरीज भी बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। लाखों विद्यार्थी हर साल कोचिंग और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो वो सिर्फ कोचिंग के नोट्स के भरोसे या टेस्ट सीरीज या टेस्ट देकर आने के भरोसे अपनी तैयारी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, जो सरासर गलत मानता हूँ मैं। आप कोचिंग कीजिए, अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ यदि आपको सफलता चाहिए वाकई में, तो आप अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर रखिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। होता क्या है, विद्यार्थी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें जाके रेगुलर पढ़ाई भी करते हैं, अच्छी बात है, वहाँ अटेंड भी करते हैं क्लासेस और टेस्ट भी लिखते हैं, लेकिन वो जो कमियां रहती है उनमें सुधार नहीं करते हैं। वो यथावत बनी रहती है। हाँ, यथावत बनी रहती है। वो ये सोचते हैं कि हम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपनी गलतियों में सुधार नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। और आप देखते हो परिणाम, लाखों विद्यार्थी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज भी लिखते हैं, लेकिन उनमें सफल होने वाले कितने होते हैं? दर कम होती है सफलता, बहुत कम होती है सफलता की दर। वो इसलिए होती है, और जो लोग सफल होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनमें सुधार करते हैं, तभी सफल हो पाते हैं। तो साथियों, सचिन जी ने मेंस परीक्षा से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दे हमसे डिस्कस किए, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, क्या उनकी रणनीति रही मुख्य परीक्षा के लिए, उन्होंने अपने पूरे राज हैं जो सफलता के हमें बताए। अब हम जानना चाहते हैं सचिन जी कि क्या इंटरव्यू की तैयारी की जा सकती है, इंटरव्यू का क्या योगदान होता है, क्या महत्व होता है, उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार जी दोनों के मार्क्स ऐड होके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो इंटरव्यू का भी काफ़ी अच्छा योगदान होता है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा और आपने स्वयं ने बता दिया कि ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, क्योंकि विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण तो मेंस परीक्षा ले चुकी होती है और ये सिर्फ उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है और इसके लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ अपने आप को स्वयं को विद्यार्थी करंट अफेयर से अपडेटेड रखे, खुद के बैकग्राउंड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसमें आपका जो क्षेत्र है जहाँ के रहने वाले हो वो बैकग्राउंड और आपके जो आसपास घटित होने वाली घटनाएं हैं समसामयिक घटनाएं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो और उसी के साथ साथ अपने पर्सनैलिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाए, थोड़ा पोलाइट बने, क्योंकि जब आप साक्षात्कार देने जाते हो तो सामने वाला आपका बॉस होता है, यूँ आप मान सकते हो उनको जी। और उसके सामने आप अपना एटीट्यूड ज़्यादा दिखाते हो या थोड़ा तहजीब से पेश नहीं आते हो तो सामने वाले को अपने आप बुरा लगता है और वो उस समय जिस समय आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उस समय वो आपका बॉस होता है। तो जैसा कि सब कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो जब किसी बिंदु पर आप दोनों के बीच आर्गुमेंट हो रहा हो तो उस समय की मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जब आर्गुमेंट चल रहा हो उस समय आपको पोलाइटली या तो सॉरी वो कह देना चाहिए उनको या फिर उनसे कह देना चाहिए कि साहब सर मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, हो सकता है आप सही हो। ऐसे कह के अपने एटीट्यूड को थोड़ा डाउन रखना चाहिए विद्यार्थियों को। इसके अलावा इंटरव्यू की कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट रखें और अपने बैकग्राउंड से अपडेट रहें। तो साथियों, राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2016 बैच के टॉपर श्री सचिन जी से हमने जाना कि किस प्रकार उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी की। अब सचिन जी, अंतिम रूप से जानना चाहता हूं कि लाखों विद्यार्थी हैं वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आप प्रेरणा स्रोत हो लाखों विद्यार्थियों के, तो उन विद्यार्थियों को आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हो एक रोल मॉडल के तौर पर? अजय जी, मैं आपके माध्यम से और विजन आरएस के माध्यम से आपके लाखों व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि लगन, परिश्रम और धैर्य के साथ सही दिशा में अगर विद्यार्थी प्रयास करेंगे तो सफलता उनको निश्चित ही मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसा कि सोशल मीडिया की बात करें जी, तो जब मैंने तैयारी की शुरुआत की और तैयारी की शुरुआत में मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक और व्हाट्सएप पे मेरे अकाउंट थे और ट्विटर पे भी अकाउंट थे। तो जब मैंने तैयारी की शुरुआत की तो मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर तीनों को अनइंस्टॉल कर दिया और मेरे अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया। और डीएक्टिवेट करने के बाद मैंने मेरी तैयारी की शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद जब भी मुझे किसी भी मैं ऐसे आपको बीच में रोकना चाहूँगा, समझ चाहता हूँ। मैं अभी भी देख रहा था, अभी कल ही देख रहा था कि आपका आज भी अकाउंट नहीं है फेसबुक पे। अभी तो आप सिविल सर्वेंट हो, एक रोल मॉडल हो, तो आप आज भी फेसबुक यूज़ नहीं करते, बल्कि काफ़ी जो विद्यार्थी होते हैं अपना टाइम खराब करते हैं। तो प्लीज़ उनके लिए कड़े शब्दों में एक संदेश दीजिए आप, क्योंकि आप रोल मॉडल हो, आपकी बात ज़रूर मानेंगे। तो आप उनके लिए कड़े शब्दों में एक संदेश दीजिए, हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से। अजय जी, सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। यदि इसको सही दिशा में प्रयोग में लिया जाए, जैसे यूट्यूब है, इसमें अगर कोई आप अच्छी वीडियोस देखते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, जैसे कभी कभी मैं डिप्रेशन में होता था या निराश होता तो उस समय सॉन्ग सुन लेता यूट्यूब पे या ऑनलाइन सॉन्ग सुन लेता, कुछ वीडियोस देख लेता मोटिवेशनल, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता और आगे तैयारी करने में मुझे काफ़ी मदद मिलती। लेकिन अगर इसको दूसरे रूप में देखा जाए तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे काफ़ी समय व्यर्थ करते हैं युवा। किसी अपने कोई दोस्त हैं, उनका मैसेज आ जाएगा पढ़ाई करते करते, बीच में डिस्टर्ब होता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि थोड़ी देर बात कर लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। उतने में जब आप ऑनलाइन होते हो तो आपके बाकी दोस्तों के मैसेज भी आने लग जाते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे आप जाते हो तो फिर मैसेज पे मैसेज आने लगते हो। और जब
और आपका टाइम कब खत्म हो पता भी जाता नहीं है चलता। पता भी नहीं चलता आपको। और जब आप अपने मोबाइल से फ्री होते हो उस समय आप देखते हो कि आज मुझे जो टॉपिक पूरा करना था वो नहीं हो पाया। वो पूरा नहीं हो पाया। जी। फिर उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो आप अगले दिन पूरी करने की कोशिश करते हो, और अगले दिन भी यदि कोई मैसेज आ गया या कुछ आपने समय वही व्यतीत प्रोसेस। कर दिया, वही प्रोसेस अगले दिन होती है। तो ऐसे करते करते आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और जब एग्ज़ाम आती है तो आपके ऊपर काफ़ी बर्डन होता है, प्रेशर फील करते हो काफ़ी। जी बिल्कुल। उससे होता क्या है, फिर आपको अंतिम रूप से परिणाम नहीं मिलता, और फिर आप सोचते हो, विद्यार्थी सोचते हैं कि हमने काफ़ी अच्छी तैयारी की, फिर भी नहीं मिला रिजल्ट। हाँ, लाइब्रेरी में जाके हम बैठे भी 5 घंटे 10 घंटे हम बैठे, लेकिन उन जो 5 घंटे 10 घंटे हमने वहाँ बिताए तो वो हमने किस काम के लिए बिताए वो एनालिसिस नहीं करते हैं वो। जी। वो ये सोचते हैं कि हम 10 घंटे बैठ गए लाइब्रेरी में जाके, लेकिन हमने किया क्या, उसका विश्लेषण तो करना चाहिए उन्हें। वहाँ जाके वो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और हो क्या रहा है कि साहब हम लाइब्रेरी में जाके आए हैं, 8 घंटे 10 घंटे अपनी पढ़ाई की और परिणाम हमें मिला नहीं कुछ। तो ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है विद्यार्थियों को, और अगर निश्चित सफलता चाहिए आपको तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपने अपना व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे विद्यार्थियों के लिए। आपने बहुत जानकारी और बहुत ही उपयोगी बातें आपने बताई जो निश्चित ही रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उनकी कामयाबी में, उनके सफ़र में उपयोगी साबित हो सकती है। तो एक बार आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, और विजन आरएस का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आपके माध्यम से मुझे लाखों विद्यार्थियों से जुड़ने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ में थे राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2016 बैच के टॉपर श्रीमान सचिन यादव जी। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के साथ साथ अपनी जो क्या रणनीति रही, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, निश्चित ही रूप से वो अपने लाखों विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित होगी। इसलिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक तुरंत पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।